हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें हम यूनिट 3 को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ऑलरेडी मैं 2 यूनिट कवर कर चुका हूँ, यूनिट 1 एंड 2, जिसके नोट्स और वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो का यूनिट 3 में जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है चिंतनशील अधिगम, प्रकृति और साधन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके रिगार्डिंग आपसे एक चीज़ तो पूछी जा ही सकती है। ठीक है, एक चीज़ आपसे कुछ भी पूछी जा सकती है, जैसे आपका जर्नल राइटिंग किसे कहते हैं, डायरी राइटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। यूनिट 3 है। सबसे पहले आता है डायरी। डायरी क्या है और डायरी राइटिंग किस तरह करते हैं और इसके करने के क्या क्या उद्देश्य है। डायरी एक निजी जगह होती है जहां व्यक्ति काम से लेकर स्कूल तक और बीच बीच की हर चीज़ और अपने विचार, भावनाएं और राय रख सकता है। ठीक है, तो डायरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे व्यक्ति अपने काम के रिगार्डिंग कोई चीज़ लिख सकता है, अपने स्कूल के रिगार्डिंग कोई चीज़ लिख सकता है। अगर उसके बीच बीच में अगर कोई और भी चीज़ें हैं तो वो वहाँ पे लिख सकता है बिना किसी झिझक के। दूसरा, वो वहाँ पे अपने विचारों को लिख सकता है, भावनाओं को लिख सकता है, अपनी राय दे सकता है, क्योंकि डायरी एक पर्सनल चीज़ है। वहाँ पे आप कोई पढ़ने वाला तो है नहीं, ना कोई आपको जज करेगा, तो आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। डायरी रखना किसी के विकास और व्यक्तिगत विकास को रिकॉर्ड करने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि आपने अपने जीवन में क्या विकास करा है या फिर आप क्या विकास कर रहे हैं, तो आप डायरी राइटिंग लिखिए। ठीक है, डायरी राइटिंग करिए, जिससे क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि आपने आज कुछ अच्छा किया, आज आपने कुछ नहीं किया। डायरियाँ सभी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे फूड डायरियाँ, हेल्थ डायरियाँ या अकादमिक डायरियाँ। ठीक है, तो ये डायरियों के टाइप हैं। एक डायरी शुरू करने के लिए किसी को लिखने की इच्छा होनी चाहिए और बस उसे यह लगना चाहिए कि यह पता होना चाहिए कि डायरी में लिखना क्या है। ठीक है, अगर आपको डायरी राइटिंग शुरू करनी है तो आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आपको डायरी में लिखना क्या है। फिर आता है डायरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ व्यक्ति जीवन, उसमें मौजूद लोग और उन चीज़ों के बारे में व्यक्तिगत विचार रखता है जिनकी वह परवाह करता है। यह एक सुरक्षित जगह होती है। ठीक है, तो डायरी इतनी पर्सनल होती है कि वहाँ पे वो व्यक्ति उन लोगों के बारे में भी लिख सकता है जिनकी वो अपने जीवन में परवाह करता है। अब आगे आते हैं। आपकी डायरी आपके लिए और आपके लिए है। ठीक है, आपकी डायरी किसके लिए? सिर्फ आपके लिए है। अगर आपकी डायरी को प्रकाशित किया जाता है तो वो दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन सकती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपकी डायरी है तो आपकी पर्सनल होगी, बट अगर कल को उसको प्रकाशित किया जाता है आपके कहने के बाद, तो वो किस क्या बन सकती है? दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। अब यहाँ है कि डायरी लिखने के उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य तो कुछ इस प्रकार के हैं कि आप भी अगर चाहे तो उन्हें बना के लिख सकते हैं। पहला है, व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह डायरी में लिख लेता है। ठीक है, तो अगर आप किसी व्यक्ति को या फिर आप किसी को अपने बारे में कोई बात बताने में असमर्थ हैं, आप नहीं समझा पा रहे किसी को कुछ बातें, तो वो आप डायरी में लिख सकते हैं। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो डायरी एक सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं, और तो और ये हमारी बातें किसी को नहीं बताएगी। ठीक है, डायरी क्योंकि आप जानते पर्सनल चीज़ है और वो ना वो बोलती है। ठीक है, जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर को याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपनी खट्टे मीठे अनुभव को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरी से क्या है, डायरी से आपकी मेमोरीज बनी रहती हैं। आप जब भी डायरी पढ़ेंगे तो आपकी जो मेमोरीज हैं वो ताज़ा हो जाएंगी, आपको पुरानी बातें याद आ जाएंगी। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे, उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत महान व्यक्ति हैं, उन्होंने भी डायरी राइटिंग करी है। ठीक है, तो अगर आप उनकी डायरी पढ़ेंगे तो आप पूरे युग के बारे में जान पाएंगे कि पूरे युग में क्या क्या हुआ था। ठीक है, उस प्रकार से उन्होंने लिखी है। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप लेती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं अपनी डायरी में वो आगे जाके प्रकाशित हुई और उसको आत्मकथा का नाम दे दिया गया, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचार, अनुभव, दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं।
डायरी प्रविष्टियां क्या है, मतलब डायरी एंट्री क्या है। एक डायरी प्रविष्टि लेखन का एक खंड है जिसे तिथि के अनुसार व्यक्तिगत की व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो डायरी एंट्री क्या है, डायरी एंट्री एक लेखन राइटिंग का एक स्किल है। ठीक है, और क्या है, उसको डेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। आपकी डायरी में प्रविष्टियां हैं कि आप उन विचार भावनाओं को कैसे व्यवस्थित करते हैं जिन्हें आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी डायरी में आप वो चीज़ें लिख सकते हैं, आप अपने विचार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि आपने उन्हें लिखा किस स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, एंट्री किस प्रकार की है जिसमें आप भावनाएं, विचार, ठीक है, लिख सकते हैं। डायरी प्रविष्टियां करते समय जिन बिंदुओं का विचार करना चाहिए वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो अगर आप डायरी लिख रहे हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, अपने, ठीक है, यहाँ पे अपने आएगा, अपने आप से प्रश्न पूछें, जैसे आज आपने क्या सीखा, क्या आज आपने क्या हासिल करना चाहते हो, आप क्या ठीक करना चाहते हो, आप कैसे महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, फिर उत्तर लिखिए। आपका जो उत्तर आएगा वो आप अपनी डायरी में लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रारूप पूछा गया, एक प्रारूप चुने। प्रविष्टियाँ सभी विभिन्न प्रकार के प्रारूपों में की जा सकती हैं। ठीक है, तो एंट्री कई प्रकार से की जा सकती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई किस बारे में लिख रहा है। ठीक है, तो एंट्री करना, डायरी एंट्री करना इस बात पे डिपेंड है करता है कि आप लिख किस टॉपिक पे रहे हैं। आप पर्सनली लिख रहे हैं, आप अपने काम के बारे में लिख रहे हैं, किसी की भावनाओं के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उन चीज़ों की एक सूची बनाए जो भविष्य में करना चाहते हैं। हो सकता है आप ऐसी लिस्ट बना रहे हो या फिर ऐसे काम जो कि आप भविष्य में करना चाहते हो, आपकी इच्छाएं। इसमें आपके द्वारा दी गई बातचीत, आपकी इच्छा भी शामिल हो सकती है। उस समय, यह उस समय, उस दिन के विचार को बुलेट पॉइंट में लिखिए। ठीक है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अपने विचारों को क्रम में रखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने विचारों को क्रम में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से शुरू करा कहीं खत्म कर दिया, तो क्या होगा, ये एक गलत डायरी राइटिंग का काम होगा। आपका अगला टॉपिक आता है चिंतनशील का एक युवा लड़की की डायरी एना फ्रैंक के माध्यम से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एना फ्रैंक की डायरी के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से एना फ्रैंक ने अपनी डायरी को लिखा था। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, कुछ महान लोग अपनी डायरी को भविष्य में प्रकाशित करते हैं। ठीक है, बाद में, और उसके बाद उनकी डायरी एक मार्गदर्शन बन जाती है। तो ये है वो उनके कुछ हिस्से। फिर आता है चिंतनशील अधिगम के लिए क्या क्या साधन है। ठीक है, तो पहले आता है जर्नल राइटिंग। जर्नल राइटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने व्यक्तिगत विषय पर चिंतन और प्रश्न का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो जर्नल राइटिंग क्या है, जर्नल राइटिंग व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यक्तिगत विषय और उन पर किए गए चिंतन और प्रश्न का क्या रखता है, रिकॉर्ड रखता है। जर्नल राइटिंग एक तरह से रिकॉर्ड रखने की एक चीज़ है। ठीक है, इसे कक्षा में सौंपे गए एक प्रोजेक्ट के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें आपके दैनिक अनुभव या आपने क्या पढ़ा तथा वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में शिक्षार्थियों के विचारों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको अपने दैनिक प्रयोग के बारे में बात करनी है, आपने दिन भर में क्या सीखा, साथ में आपने वैज्ञानिक प्रयोग में क्या सीखा, ये सब आप लिख सकते हैं। एक प्रकार से जर्नल राइटिंग किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव की सूची होती है। ठीक है, तो ये एक पर्सनल, या फिर आप कह सकते हैं पर्सनल क्या होती है, सूची होती है व्यक्तिगत अनुभव की, जिसमें हम अपने दैनिक जीवन में किए गए कार्यों और अनुभव लिखते हैं। तो अगर आप इसे सेम ऐसा भी लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। जर्नल लेखन हमें विभिन्न विचारों और लेखन नीतियों के माध्यम से नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, तो जो पत्रिकाएं हैं वो कई तरह की आती हैं, जैसे अकादमिक जर्नल, करंट अफेयर्स जर्नल, व्यावसायिक पत्रिकाएं इत्यादि। और प्रत्येक पत्रिका के लिए लेखन अलग होता है। ठीक है, तो जो जर्नल राइटिंग है वो विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, उनकी जो पत्रिकाएं होती हैं वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। अब इसके लाभ क्या क्या हैं। पहला, कक्षा और शिक्षक के आधार पर कक्षा पत्रिकाओं को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो कक्षा और शिक्षक के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह की जर्नल बना सकते हैं। दूसरा, जर्नल लेखन हमें लेखन के बारे में और अधिक आश्वस्त होने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो आप अगर जर्नल राइटिंग कर रहे हैं तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो और बेहतर होती चली जाएंगी समय के साथ साथ।
यह उन विषयों के बारे में अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करता है जिन्हें पर कोई लिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं तो वो आपके उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो थिंकिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, यह लेखन अवरोधों को दूर करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो अगर आपको लिखते समय कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये उन प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में आपकी मदद करता है। अब आता है ब्लॉगिंग। आपको बताइए, इंटरनेट पे लिखे गए ब्लॉग्स को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग या वेब ब्लॉगिंग का उपयोग लंबे समय से जर्नलिंग पद्धति के रूप में किया जाता आ रहा है। इसमें किसी के लिखित विचारों को रिकॉर्ड करने और उसे सार्वजनिक स्थान पर साझा करना शामिल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वेबसाइट पे या फिर इंटरनेट पे लिखी गई कोई चीज़ ब्लॉग के रूप में होती है। ठीक है, जिसे हम काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों को क्या करते हैं, देते हैं या फिर सार्वजनिक स्थान पर साझा करते हैं। शिक्षा में ब्लॉगिंग प्रारंभिक दिनों से मुख्य रूप से शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव और विचारों को साझा करने का एक हिस्सा रही है। ठीक है, तो शुरुआत से, स्टार्टिंग से ही, जब से टीचर्स ने कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग करना चालू करा तभी से उन्होंने इंटरनेट पर ब्लॉग्स लिखा और वो स्टूडेंट्स के साथ अपने विचारों को क्या करते हैं, साझा करते हैं। ब्लॉगिंग की अपील एक औसत छात्र की तुलना में धारा प्रवाह लेखक के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, तो धारा प्रवाह लेखक वो होते हैं जो कि अधिक से अधिक कंटेंट को लिखते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, और साझा करते हैं किनके साथ, सार्वजनिक क्षेत्र पर लोगों के साथ साझा करते हैं। छात्र स्टूडेंट्स कम ब्लॉग्स लिखते हैं और धारा प्रवाह लोग ज़्यादा लिखते हैं। थोड़ी संरचनात्मक और कल्पना के साथ ब्लॉगों को शक्तिशाली चिंतनशील उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा क्रिएटिव होना है। अगर आप ब्लॉगिंग चालू करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है और आपका जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा शक्तिशाली ब्लॉग बन जाएगा। ठीक है, जिसका प्रयोग आगे जाके किया जा सकता है जगह जगह। और हम जितने भी नोट्स देते हैं, हम लोग भी अपने नोट्स को ब्लॉगिंग वेबसाइट पे डालते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जाके हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब बात करें लाभ की, इसके लाभ क्या क्या हैं। तो ब्लॉग के लिए लेखन, छात्र जो कुछ सीखा है उसे व्यक्त करना सीखता है, अपनी राय प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ब्लॉग के द्वारा छात्र ने क्लास में जो भी सीखा है वो अपनी राय वहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है। अपनी राय प्रस्तुत करना और आपने जो पढ़ा है उसे ब्लॉग के माध्यम से सार्वजनिक लोगों तक पहुंचाना और उन लोगों द्वारा पढ़े जाने के बाद छात्र को दिया गया समर्थन छात्र के लिए जागरूकता करता है। ठीक है, सपोज करिए आपने एक ब्लॉग लिखा और आपने उसे सार्वजनिक क्षेत्र पे लोगों के साथ साझा करा। उसके बाद क्या होगा, अगर आपका ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा रहा है तो आपको क्या मिलेगी, आपको जागरूकता, आप जागरूक होगे। ठीक है, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। एक साथ बड़े स्तर पर लोगों को पढ़ने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक ही स्थान पर आप लोगों को बड़े स्तर पर ब्लॉग पढ़ने के लिए दे सकते हैं, इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। ब्लॉग लेखन में राष्ट्रीय सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो ब्लॉग लिखे गए हैं वो राष्ट्र देश के अंदर तो पढ़े ही जा सकते हैं, पर अगर फेमस हो गया तो आपके ब्लॉग को बाहर भी पढ़ा जा सकता है। इसकी सीमाएं क्या है। व्यक्तिगत ब्लॉग पक्षपाती हो सकते हैं या उनमें गलत जानकारी हो सकती है। ठीक है, अगर आपके ब्लॉग पर्सनल है तो वो तो या तो किसी चीज़ का पक्षपात कर सकते हैं, ठीक है, पार्शियलिटी कर सकते हैं, या फिर उनमें जो दी गई कंटेंट है वो गलत हो सकता है। दूसरा, लोग असभ्य या अनुचित टिप्पणी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कंटेंट के बात करें तो अगर आपने कुछ अजीब सी चीज़ लिख दी है, ठीक है, जिसके लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो लोग कमेंट बॉक्स में काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। आसपास बहुत सारे नीरस ब्लॉग हैं जिसे कुछ पढ़ने लायक खोजने पहले आपको कईयों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट ब्लॉग ढूंढना है तो आपको पहले कई सारे ब्लॉग्स को पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद आपको ये मिलेगा। ब्लॉग बहुत समय लेता है, इसीलिए उसके समय देना थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो ब्लॉग राइटिंग काफ़ी समय लेता है, तो एक स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा कठिन है कि वो ब्लॉग राइटिंग चालू करे। देखना और सुनना, दृश्य एवं श्रवण। देखना और सुनना दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं किसी व्यक्ति के चिंतनशील विकास के लिए। अगर आपको किसी व्यक्ति का चिंतनशील विकास करना है तो ये दो चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये समझना महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है, वो सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे CD रोम, वीडियो, ऑडियो, टेलीविज़न जैसी चीज़ें भी शामिल है और इसका प्रयोग काफ़ी लाभदायक होता है। आज ऐसी तकनीकों का उपयोग न केवल कक्षा में सीखने के लिए तक सीमित है, बल्कि
प्रभावित चिंतनशील उपकरणों के रूप में भी प्रयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत विकास को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सीडी रोम, इंटरनेट या फिर आप कह सकते हैं डीवीडी, ऑडियो, टेलीविज़न, इन सब का प्रयोग स्कूल्स में किया जा रहा है। नहीं, इन सब का प्रयोग और भी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि चिंतनशील क्षेत्रों में, जहाँ पे किसी व्यक्ति को अपना विकास करना है तो वो इन चीज़ों का प्रयोग कर सकता है। देखने और सुनने से कई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास में बढ़ोतरी कर सकते हैं और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, जिससे कि उसको अपने चिंतनशील अधिगम के बारे में अध्ययन होगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है तो वो इन सब चीज़ों का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लाभ। पहला पॉइंट है, कक्षा स्थान तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समूह की रिकॉर्डिंग सुन सकता है और किसी भी समूह की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसका क्या तात्पर्य है, मतलब कि क्लास का कोई भी स्टूडेंट जो कि क्लास में उपस्थित है, ठीक है, वो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग को कर सकता है और बाद में उसे सुन सकता है। तो इससे कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग सुनने से उसे हर एक व्यक्ति का जो विचार है, भावनाएं हैं, उसके बारे में उसे पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है उदाहरण। उदाहरण के लिए शिक्षक प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन सूचित करने के लिए रिकॉर्डिंग का उपयोग कर सकता है। ठीक है, अगर कोई टीचर है, उसको ये देखना है कि उसकी क्लास में प्रगति हो रही है नहीं हो रही, स्टूडेंट की जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, इसके लिए वो क्या कर सकता है, रिकॉर्डिंग को सुन सकता है, जिससे कि उसे पता चलता रहेगा। फिर आता है तीसरा, डिजिटल उपकरणों ने छात्रों और शिक्षकों दोनों को उनकी प्रगति के बारे में अधिक जागरूकता देकर उनके काम की प्रगति निगरानी करने में सक्षम बनाया है। ठीक है, तो डिजिटल उपकरण जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरेस हो गए या फिर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग मटेरियल्स कह सकते हैं, जिन्होंने क्या करा है कि शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों को प्रगति डेवलपमेंट करने के लिए क्या करा, उत्साहित करा है। अब आता है सीमाएँ कि उनकी कहाँ कहाँ तक लिमिट्स हैं। तो पहला है, सभी टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं सभी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि एक ऑडियो रिकॉर्डर में ऑडियो किस तरह रिकॉर्ड करनी है और वीडियो रिकॉर्डर में किस तरह रिकॉर्ड करनी है और उन्हें किस प्रकार सुनना है, ये सबको पता होना चाहिए। फिर दूसरा, शिक्षकों को 21वीं सदी के सीखने के कौशल के साथ अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो 21वीं सदी के हिसाब से जो जितने भी टीचर हैं उन सबको अनुभव होना चाहिए कि किस तरह ये सब चीज़ों का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है कि मानव पूछताछ समूह। मानव जांच समूह अनुसंधान के लिए एक संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है, तो मानव जांच समूह क्या होता है, एक संपूर्ण व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपनाता है। यह इस दृष्टिकोण से प्राप्त होता है कि मानव जांच चक्र के दौरान कम से कम 3 अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मानव जांच चक्र जब चलता है तो उसमें एक व्यक्ति 3 प्रकार की जो आप कह सकते हैं ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पहला, अनुभवनात्मक ज्ञान है, जो लोग स्थान और चीज़ों के साथ सीधे आमने सामने मुलाकात के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ज्ञान क्या है, अगर आप कहीं जाते हैं, आप डायरेक्टली लोगों से मिलते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, आप उनसे मेल जोल कर रहे हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा है अभ्यास के माध्यम से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान, यह जानना कि कैसे कुछ करना है। ठीक है, अभ्यास, आपने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करने के दौरान आपको क्या पता चला, आपके पास व्यवहारिक ज्ञान आ गया है। अब आपको किस प्रकार व्यवहार करना है, कहाँ जाके किस प्रकार की चीज़ें करनी है, ये आपको पता चल गया। तीसरा आता है प्रस्तावनात्मक ज्ञान, कथनों और सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। इसमें क्या होगा, प्रस्तावनात्मक ज्ञान में इसमें आपको कथन और सिद्धांतों के प्रिंसिपल्स के माध्यम से आपको क्या पता चलेगा ज्ञान, या समूह के बाहर उनके जीवन में की जा सकती है। यह व्यवहारिक ज्ञान की अवस्था है। ठीक है, तो व्यवहारिक ज्ञान की भी अवस्था है इसी में। अब आता है गिब्स का मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है गिब्स के मॉडल के बारे में कुछ भी, तो आप इसको देखिए कि गिब्स मॉडल महत्वपूर्ण चिंतन के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और विशेष रूप से उन शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है जो पहली बार चिंतनशील अभ्यास का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं चिंतनशील अध्ययन के बारे में, अभ्यास के बारे में, उनके लिए गिब्स का मॉडल सबसे बेस्ट बताया गया है। यह काफ़ी हद तक एक गुणात्मक कार्य है जिसमें अनुभवनात्मक ज्ञान, समूह सेटिंग का उपयोग, परामर्श और समूह कार्य कौशल पर इसके चित्रण पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो गिब्स का जो मॉडल है उसमें कई सारी चीज़ों पे जोर दिया गया है, वो कि यहाँ पे आप फोटो में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, फीलिंग्स, इवैल्यूएशन, एनालाइज, कंक्लूजन, एक्शन प्लान, ये जितने भी पार्ट्स हैं इनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, गिब्स के प्लान में काम करना होता है। ये क्या है, अनुभव,
अनुभव का विवरण होना चाहिए, अनुभव के बारे में भावनाओं और विचार होने चाहिए, अनुभव का मूल्यांकन करना है, स्थिति को समझने का विश्लेषण करना है, आपने जो सीखा और जो आप अलग तरीके से कर सकते थे उसके बारे में निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, आप भविष्य में इसी तरह की परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे या समान परिवर्तन जो आपको उपयुक्त लगता है उसके बारे में कार्य योजना बनानी है। ठीक है, तो ये जो ऊपर बताए गए थे 6 पार्ट्स ये उन्हीं के बारे में है पूरा का पूरा। ठीक है, पहले आपको विवरण निकालना है, फिर अनुभव के बारे में उस आपके पास फीलिंग्स होनी चाहिए, अनुभव का मूल्यांकन करना आना चाहिए, फिर विश्लेषण होना चाहिए। जो भी आप काम करने जा रहे हैं या फिर आपको अगर चिंतनशील करना है तो आपको पास पता होना चाहिए आपको पूरा का पूरा विश्लेषण हर एक पार्ट के बारे में। फिर आपको कंक्लूजन निकालना है और फिर आखिर में आपको एक्शन प्लान बनाना है कि किस तरह आप आने वाली स्थितियां या सिचुएशंस हैं उनको किस तरह टाई अप करेंगे। फिर आता है क्रियात्मक अनुसंधान, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान, कार्ट लेविन ने सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को गढ़ा था। ठीक है, तो कार्ट लेविन काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको याद रखिए। इन्होंने ही किसका क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को गढ़ा था। उनके नाम को आमतौर पर शुरुआती बिंदु के रूप में लिया जाता है जहां उन्होंने नियोजित परिवर्तन प्रक्रिया के बारे में बताया था। नियोजित परिवर्तन प्रक्रिया क्या है? ऐसी प्रक्रिया जो पहले से ही नियोजित हो और जिसके द्वारा परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, तो नियोजित का शब्द का क्या मतलब है? ऑलरेडी उसको बना दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? चेंजेस लाने हैं। तो जहां उन्होंने नियोजित परिवर्तन प्रक्रिया ने भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना और अनुसंधान के सिद्धांत का निर्माण किया। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो सिद्धांत है नियोजित परिवर्तन प्रक्रिया के द्वारा ही आया था। इस सिद्धांत में चक्रीय प्रक्रिया में सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव की योजना बनाना, अभिनय करना, अवलोकन करना और चिंतन करना क्या शामिल है। इस सिद्धांत में क्या क्या चीज़ है? इसका जो चक्र है उसमें आप देखने को मिलेगा तो सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव की योजना बनाना, अभिनय करना, अवलोकन करना और चिंतन करना जैसे चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं ये क्रियात्मक का मॉडल है। प्लान बनाना, एक्ट करना, ऑब्जर्व करना, रिफ्लेक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें उपस्थित हैं। अब यहाँ देखिए क्रियात्मक के बारे में, तो क्रियात्मक अनुसंधान को अक्सर पेशेवर आधारित अनुसंधान के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करा जाता है? पेशेवर आधारित। इसमें जितने भी अगर आप कहेंगे क्रियात्मक अनुसंधान में देखेंगे तो जो लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं वो पेशेवर होते हैं, क्योंकि इसमें पेशेवर शामिल होते हैं और इसे आत्मचिंतनशील अभ्यास, अपने आप से चिंतनशील करना, अपने आप से पूछना कि आपने क्या प्रगति करी है, आपकी कहाँ कमी है। ठीक है, अपनी गलतियों को देखना, ये सब किस में आता है? क्रियात्मक अनुसंधान में आता है। अभ्यास के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति या पेशेवर अपने स्वयं के काम का क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। यह आत्मचिंतन क्रिया अनुसंधान के भीतर एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आत्मचिंतन प्रक्रिया अनुसंधान का क्या है? भीतर का एक प्रमुख तत्व है। क्रियात्मक शोधकर्ता ने केवल दूसरों के जीवन की जांच करते ही नहीं। ठीक है, तो क्रियात्मक शोधकर्ता जो है वो किसी और व्यक्ति के जीवन की जांच नहीं करते, वो आत्म जीवन की भी जांच करते हैं, स्वयं की भी जांच करते हैं और उससे भी संबंधित पॉइंट आउट्स को कवर अप करते हैं। अब बात करें लाभ की, क्रियात्मक अनुसंधान की, तो यह व्यक्ति के लिए अपने अभ्यास की प्रकृति को पता लगाना और उसमें सुधार करने का व्यावहारिक तरीका है। ठीक है, तो उदाहरण से समझते हैं इस चीज़ को कि अगर आपने कोई अभ्यास करा है, आपने कुछ प्रैक्टिस करी है, अब आपको ये पता लगाना है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान थ्योरी का प्रयोग करेंगे। दूसरा, क्रियात्मक अनुसंधान अभ्यासों को केवल ज्ञान प्रयोक्ता के बजाय ज्ञान निर्माता बनने में प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो व्यक्तियों या फिर लोगों को सिर्फ ज्ञान का प्रयोग करने नहीं सिखाता, वो ज्ञान को निर्माण करना भी सिखाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद करिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया आप वीडियो दोबारा देखिए और समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। एक शिक्षण संगठन में क्रियात्मक शोध किया जाता है ताकि शिक्षक अपनी कमजोरियों को पहचान सके और छात्रों के अनुभव को बढ़ाने के लिए उसमें सुधार कर सके। ठीक है, शिक्षण संगठन ऐसी जगह जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध किया जाता है वहाँ पे ताकि जो टीचर्स हैं उनको ये पता चले कि उनके अंदर क्या कमजोरी है और वो अगर अपनी कमजोरियों को ठीक कर ले तो वो स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं, उनकी आप कह सकते हैं उनके विकास में। ठीक है, ये पेशेवर ये है
पेशेवर विकास में मदद करता है। अगर आप पेशेवर बनना चाहते हैं तो आपके विकास में काफ़ी मदद करेगा। एक चिंतनशील अभ्यासी के रूप में विकसित होता है। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट 3 जो कि हमने पूरी तरह से कवर करा दिया है। यूनिट 3 में इतने टॉपिक्स थे। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है और अगर उस पर ज़्यादा बच्चों को एक ही टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और उसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूंगा। बट अगर आप इसमें भी इतना समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ जाएँ और चेक करें, आपको नोट्स के लिंक्स और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी एक यूनिट और बाकी है, वो भी यहीं पे कवर की जाएगी। और साथ में यूनिट के साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो सब आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।